चलो दोस्तों, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का है लोड बैलेंसर के बारे में बात करेंगे हम AWS के लोड बैलेंसर के बारे में। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि लोड बैलेंसर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये लोड बैलेंसर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप ऑन प्रेमिसेस में भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। कोई नया टर्म्स नहीं है, बस हमें ये सीखना है कि ये लोड बैलेंसर हम AWS पे कैसे प्रोविजन करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस आपने बनाया AWS के ऊपर जाकर। इस पे आपने अपनी वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर दी, ठीक है, और आपने इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आपके कस्टमर हैं, बोले तो क्लाइंट्स, और क्लाइंट साइड से हिटिंग आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, क्लाइंट साइड के से जो हिटिंग आती है वो डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, वेब सर्वर पे, थ्रू द इंटरनेट। क्लियर। अब आपने जो EC2 इंस्टेंस लगाया होगा, इसकी भी एक कैपेसिटी होगी, राइट। 4 GB रैम, 2 GB रैम, जो भी कैपेसिटी होगी, एक कैपेसिटी होगी। उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये EC2 इंस्टेंस बाहर से आने वाली ट्रैफिक को रिस्पॉन्स दे सकता है। अभी के लिए मान लेते हैं कि 100 ट्रैफिक को रिस्पॉन्स दे पा रहा है, 100 लोगों की हिटिंग को रिस्पॉन्स दे पा रहा है। अगर एक बार में 200 आ जाए तो ये EC2 इंस्टेंस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, राइट। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे लोड बैलेंसर, ठीक है। हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर कनेक्टेड होगा इंटरनेट से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LP लोड बैलेंसर है हमारे ये, और ये हमारे कस्टमर है। अब हमारे कस्टमर क्या करेंगे, इंटरनेट के थ्रू लोड बैलेंसर पे आएंगे, ठीक है। और हमारा जो EC2 इंस्टांस है वो लोड बैलेंसर के पीछे लगा हुआ है, राइट। तो हमारे EC2 इंस्टांस लोड बैलेंसर के पीछे लगा हुआ है, राइट। तो अगर 100 ट्रैफिक आ रहा है तो ये EC2 इंस्टांस रिस्पॉन्स कर पा रहा है। अगर 100 से ऊपर आता है तो हम क्या करेंगे, अपने लोड बैलेंसर के पीछे एक और सर्वर ऐड कर देंगे। और अगर ट्रैफिक बढ़ती जाएगी तो आप नंबर ऑफ सर्वर ऐसे ही 1 to 1 ऐड करते जाओ, ठीक है। तो अब कस्टमर डायरेक्ट सर्वर से के साथ कम्युनिकेशन नहीं बना रहा, कस्टमर का कम्युनिकेशन लोड बैलेंसर के साथ बन रहा, और लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। इक्वली चारों सर्वर पे भेजेगा। अगर 4 हिटिंग आती है तो एक एक इस पे रहेगी, 100 आती है तो 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पर। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लोड बैलेंसर के बारे में। अब AWS यहाँ पर लोड बैलेंसर का टर्म्स अलग रखा है। ये बोलता है लोड बैलेंसर को ELB बोलते हैं, राइट। ELB स्टैंड फॉर बोले तो इलास्टिक लोड बैलेंसर। ELB बोलने का रीजन ये है कि अगर लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक लोड बढ़ता है तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक स्केल अप होता जाता है और स्केल डाउन होता जाता है, राइट। क्योंकि लोड बैलेंसर आपके कंट्रोलिंग में नहीं होता, आपसे फिर रिक्वेस्टर हो, आप रिक्वेस्ट करते हो, आपको दे देता है। अब अगर लोड बैलेंसर पे लोड बढ़ा तो ऑटोमेटिक स्केल अप स्केल डाउन होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक लगाएंगे लोड बैलेंसर, यहाँ पर हम एक लोड बैलेंसर लगाएंगे, ठीक है, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ ELB। और अब हमारा लोड बैलेंसर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये, और जब आप लोड बैलेंसर लगाओगे दोस्तों, तो AWS आपको क्या करता है, लोड बैलेंसर का एक होस्ट नेम आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर देता है, होस्ट नेम, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको लोड बैलेंसर का होस्ट नेम ये मिल गया xyz.example.com, राइट। ये आपको मिल गया, ठीक है। मैं यहां से ये, तो अब
यहाँ पर एक कस्टमर बैठा हुआ है, राइट, कस्टमर या मैं बोलूँ या मैं हूँ, ठीक है, यूज़र लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यूज़र। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र आपके इस नाम को हिट करेगा, तो ये नाम कहाँ पे किसका है, लोड बैलेंसर का, राइट। अब जब कस्टमर यहाँ पे आएगा, राइट, लोड बैलेंसर के पास, तो लोड बैलेंसर के आगे एक सिक्योरिटी ग्रुप का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा होता है। सर क्या लगा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। जैसे आपकी एक मशीन पे होता है, तो सिक्योरिटी ग्रुप में भी क्या होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग रूल होगा। तो जब कस्टमर आएगा तो सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट चेक करेगा इनकमिंग साइड पे, और क्या चेक करेगा इनकमिंग साइड पे, 80 पोर्ट इनेबल है या नहीं है, 443 ये पोर्ट चेक करेगा। तो कस्टमर जब इसको हिट करेगा तो सिक्योरिटी ग्रुप पे इनकमिंग पे रूल चेक हो गए, वो लोड बैलेंसर के पास पहुंचेगा। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसके अंदर जो सर्वर ऐड है उसको फॉरवर्ड कर देगा रिस्पॉन्स करने के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं, जो सर्वर जो भी EC2 इंस्टांस होंगे वो कहाँ पे बने होंगे दोस्तों, VPC के अंदर। कहाँ पे बने होंगे, VPC के अंदर, किसी सबनेट के अंदर मशीन बना होगा, तो यहाँ पर VPC का भी रोल आ जाता है, ठीक है। मैं समझ लेता हूँ ये हमारा VPC है, लोड बैलेंसर के नीचे यहाँ पर आपने VPC बना रखा है, ठीक है, क्योंकि जो भी मशीन होंगी VPC के अंदर होंगी। यहाँ पे लिख देता हूँ VPC, ठीक है। अब VPC के अंदर क्या होगा दोस्तों, VPC के अंदर आपका सबनेट्स होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि VPC का CIDR वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि आपने अपने VPC का CIDR वैल्यू ये लेके चल रहा है, क्लियर। अब क्या होगा, VPC के अंदर आपके सबनेट बने हुए हैं, राइट, जैसे मैंने ये बना दिया। अब यहाँ पर मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4, सबनेट 5, सबनेट 6, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सबनेट किसी न किसी जोन के अंदर होते हैं, क्लियर। अब देखो ये ऐसे कनेक्टेड है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो मशीनें हैं ना, जो भी EC2 इंस्टांस है वो किसी न किसी सबनेट पे होगा। मान लेते हैं ये 2 मशीनें हमारी बनी हुई हैं और इस सबनेट पे, एक मशीन इस सबनेट पे और एक मशीन इस सबनेट पे, राइट, अलग अलग भी हम रख सकते हैं। तो अब हमारा लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर जब यूजर से ट्रैफिक को रिसीव करेगा तो सिक्योरिटी ग्रुप में चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो EC2 इंस्टांस को फॉरवर्ड कर देता है, राइट। किस EC2 इंस्टांस को फॉरवर्ड करेगा, ये लोड बैलेंसर को कैसे पता, ठीक है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि डायरेक्ट EC2 इंस्टांस को फॉरवर्ड नहीं करता, वो एक ग्रुप को फॉरवर्ड करता है जिसको कहते हैं टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप कुछ भी नहीं है, कलेक्शन ऑफ द EC2 इंस्टांस, ठीक है। तो आपके सबनेट के अंदर जो भी मशीन बनी है दोस्तों, कहा जाता है इसको एक ग्रुप में डाल के रखो, और इसी को कहा जाता है टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो मान लो हमारे टारगेट ग्रुप में 4 मशीन है, तो हमारा लोड बैलेंसर क्या करेगा, ट्रैफिक को रिसीव करेगा, रिसीव करके फॉरवर्ड कर देगा इस ग्रुप की तरफ, और इस ग्रुप को फॉरवर्ड करेगा, और ग्रुप इनके बीच में लोड बैलेंसिंग करेगा चारों मशीनों में राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। देखो, जब यूजर से कोई ट्रैफिक आती है तो सिक्योरिटी ग्रुप पे चेक होता है, और सिक्योरिटी ग्रुप पे चेक होने के बाद लोड बैलेंसर के अंदर एक लिसनर का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं दोस्तों, लिसनर, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक तो लोड बैलेंसर के अंदर एक लिसनर का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। वो क्या करता है, लिसन करता है, और लिसन करके आपके टारगेट ग्रुप के पास फॉरवर्ड कर देता है, राइट। टारगेट ग्रुप आपके लोड बैलेंसर के नीचे होता है, उसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टारगेट ग्रुप। अब टारगेट ग्रुप की बात करें तो टारगेट ग्रुप यहां पर कुछ भी नहीं है, कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टांस, ठीक है। हाँ, आप यहां पर मल्टीपल टारगेट ग्रुप भी डिजाइन कर सकते हो। जब आप एक लोड बैलेंसर प्रोविजन करते हो तो उस टाइम पर पहला टारगेट ग्रुप जो बनता है वो होता है दोस्तों डिफॉल्ट। क्या होता है, डिफॉल्ट ग्रुप, ठीक है। आप यहां पर मल्टीपल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने एक बना लिया सॉफ्टवेयर नाम का, दूसरा आप
दूसरा आपने बना लिया इमेज नाम का, और फोर्थ नंबर आपने बना लिया यहाँ पर सॉन्ग नाम का, राइट। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर कस्टमर अपने यूआरएल पर ऐसे लगाकर आता है xyz.example.com, राइट, तो हमारा लिसनर, ये जो लिसनर है ये लिसन करेगा कंटेंट कि कस्टमर अपने यूआरएल पे क्या लगा के आया है, और लिसन करके डिफॉल्ट ग्रुप को भेज देगा, टारगेट ग्रुप को। तो डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप के अंदर जो मशीनें होंगी उनके बीच में लोड बैलेंसिंग हो रही होगी राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में, ठीक है। बट हमने थोड़ा सा कंटेंट को बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या रखा है कि मेरे यहाँ पर एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है। इन सर्वर को मैंने एक ग्रुप में डाला है, ठीक है। और मेरे पास एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है, और मैंने इनको एक ग्रुप में डाला है, ठीक है। उसके बाद ये सर्वर इसके अंदर बना हुआ है, ये सर्वर इसके अंदर बना हुआ है, ये सर्वर इस सबनेट के अंदर बना हुआ है, ठीक है। इसको इसमें बनाया, इसको इसमें बनाया, इसको इसमें बनाया, ठीक है। आप समझो बात को। मैंने इस टारगेट ग्रुप में जो सर्वर रखे हैं उसके अंदर मैंने क्या रखा है, सॉफ्टवेयर रखा है। क्या रखा है दोस्तों, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर मैंने जो मशीन सर्वर रखे हैं उसके अंदर मैंने इमेजेस रखे हैं, ठीक है, फोटोज। और इसके अंदर मैंने जो रखा है, इसके अंदर मैंने सॉन्ग रखा है। अब मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा यूजर को अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर ग्रुप की तरफ ही जाए, मेरे यूजर को अगर इमेज चाहिए तो इमेज ग्रुप की तरफ जाए, और मेरे यूजर को अगर सॉन्ग चाहिए तो सॉन्ग ग्रुप की तरफ जाए, ठीक है। ऐसा करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। हमारा लिसनर का काम होता है लिसन करना। हम अपने लिसनर पे जाकर डिफाइन करेंगे, और क्या डिफाइन करेंगे दोस्तों, हम अपने लिसनर पे जाकर डिफाइन करेंगे कि अगर कोई अगर कोई बंदा xyz.example.com लगा कर आए तो उसको डिफॉल्ट ग्रुप की तरफ भेज देना। अब मैंने मान लेता हूँ मेरे पास एक डिफॉल्ट ग्रुप यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। ये मेरे कुछ सर्वर यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट ग्रुप को मैं यूज कर लिया था सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, यहाँ पर डिफॉल्ट ग्रुप है, मैं लिख देता हूँ। और डिफॉल्ट ग्रुप में भी ये मशीनें यहाँ पे ऐड हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई कस्टमर अगर xyz.example.com लगा के यूआरएल पे आए तो मैंने लिसनर में डिफाइन किया कि आप डिफॉल्ट ग्रुप की तरफ भेज देना, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि अगर कोई मेरा कस्टमर xyz.example.com के आगे अगर /सॉफ्टवेयर लगा कर आए तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्रुप की तरफ भेजना, क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्रुप के अंदर जो मशीनें रखी हुई हैं वहां पर सॉफ्टवेयर है, राइट। क्योंकि अगर यूज़र यहाँ जाएगा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, यहाँ जाएगा नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने डिफाइन किया कि अगर मेरा कस्टमर xyz.example.com /इमेज लगा कर आए तो इमेज ग्रुप की तरफ ही जाना चाहिए। ऐसे ही मैं चाहता हूं अगर मेरा कस्टमर सॉन्ग लगा कर आए तो सॉन्ग ग्रुप की तरफ से जाना चाहिए, राइट। दोस्तों इसको हम कहते हैं पाथ बेस राउटिंग। क्या कहते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं पाथ बेस राउटिंग। पाथ बेस राउटिंग, आपने पाथ बेस राउटिंग डिफाइन कर दिया कि अगर ये पाथ लग के आए तो यहाँ जाओ, ये पाथ लग के आए तो यहाँ जाओ, ये पाथ लग के आए तो यहाँ जाओ, ठीक है। ऐसे ही होस्ट बेस्ड राउटिंग भी होती है। पाथ का मतलब आपने स्पेसिफिक पाथ डिफाइन किया, और एक होता है दोस्तों होस्ट बेस्ड राउटिंग। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप होस्ट डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा होस्ट लगा कर आए software.example.com, राइट, या कोई यहाँ पर इमेज या कोई यहाँ पर song.example.com लगा कर आए
तो आपने यहाँ पर पर्टिकुलर होस्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो होस्ट ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू पाथ। आपने देखा होगा facebook.com से भी फेसबुक खुलता है और fb.com से भी आपका फेसबुक खुलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर मैं पॉइंट कर देता हूँ कि हमने अभी जो बात किया वो लिसनर के बारे में बात किया, हमने यहाँ पे टारगेट ग्रुप के बारे में देख लिया, क्लियर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे लोड बैलेंसर के अंदर एक हेल्थ चेक का भी कॉन्सेप्ट होता है। किसका? हेल्थ चेक। अब ये हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या निभा रहा है मैं आपको बताता हूं। हेल्थ चेक का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा कस्टमर, मेरा ये जो कस्टमर है, जो यूजर्स है, वो अपने यूआरएल पे मान लो ये लगाकर आ रहा है software.example.com, ठीक है। तो पहले कहाँ पे आएगा? लोड बैलेंसर पे, सिक्योरिटी ग्रुप से पास होकर लोड बैलेंसर पे पहुंचेगा। लोड बैलेंसर के अंदर लिसनर उसको लिसन करेगा और लिसनर क्या करता है? लिसन करके ना वो सॉफ्टवेयर ग्रुप की तरफ फॉरवर्ड कर देता है लिसनर में जो डिफाइन आपने कर रखा है। आप लिसनर में जाके डिफाइन करते हो कि अगर ये लग गया है तो यहाँ जाना, ठीक है। तो आपने लिसनर में अगर डिफाइन किया है कि software.example.com लग कर आए तो सॉफ्टवेयर ग्रुप की तरफ फॉरवर्ड कर देगा हमारा लिसनर, राइट। लिसनर का काम नहीं है लोड बैलेंसिंग का करना, लोड बैलेंसिंग करने का काम किसका है? टारगेट ग्रुप का। अब टारगेट ग्रुप यहाँ पर देखता है कि उसके पास कितनी मशीन है, उन मशीनों में इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई यूजर, फर्स्ट यूजर मेरे लोड बैलेंसर की तरफ आता है software.example.com लगाकर, तो हमारा लिसनर फॉरवर्ड करता है ग्रुप की तरफ। अब ग्रुप का क्या काम है? राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में लोड बैलेंसिंग करना। तो हमारा ग्रुप फर्स्ट वाली मशीन को ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा, राइट। अगर फर्स्ट वाली मशीन आपकी डाउन पड़ी हुई है तो क्या होगा? फर्स्ट वाली मशीन रिस्पॉन्स तो कुछ ना कुछ देगी, और अगर वो रिस्पॉन्स क्या देगी? नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो कस्टमर को एरर पेज दिखेगा। तो यहां पर हमारा जो हेल्थ चेक है ना, वो हेल्थ चेक क्या करता है कि टारगेट ग्रुप के अंदर जितनी भी मशीनें होती है ना, उसकी हेल्थ चेक पहले से करता रहता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट ग्रुप क्या करता है? उन्हीं मशीन को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा जो मशीन हेल्थ कंडीशन में होगी, हेल्दी होगी। जो मशीन अनहेल्दी होगी उसको ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर software.example.com लगाकर आता है तो लिसनर क्या करेगा? टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड करेगा। अब टारगेट ग्रुप क्या करेगा? उसके अंदर 4 मशीन है, तो जो मशीन हेल्दी होगी उसी को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, अनहेल्दी को नहीं करेगा। तो वो पहले से हेल्थ चेक करता रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गई हेल्थ चेक का मतलब क्या होता है। अब आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, हमारे लोड बैलेंसर के अंदर एक कॉन्सेप्ट और होता है स्टिकीनेस का। मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, ठीक है। अब ये स्टिकीनेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, बाय डिफॉल्ट आपके लोड बैलेंसर के अंदर स्टिकीनेस डिसेबल होता है, राइट। तो डिसेबल का मतलब मैं आपको समझाता हूं और फिर आपको समझाऊंगा इनेबल करने का मतलब क्या है। अब मैं बात करता हूं कि मैं यहां पर मैं अपने लैपटॉप से बैठकर, ठीक है, मेरे लैपटॉप के आईपी एड्रेस में एक बार आपको दिखा देता हूं। मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, ये मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है, ठीक है। मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं, लिख देता हूं माई लैपटॉप, ठीक है। चलो, अभी स्टिकीनेस की बात कर रहा हूं और अभी फिलहाल अभी के लिए स्टिकीनेस डिसेबल है। बाय डिफॉल्ट स्टिकीनेस वैसे डिसेबल होता है, ठीक है। अब अगर मैं अपने लैपटॉप से हिट करूं software.example.com, सबसे पहले ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे पहुंचेगी। लोड बैलेंसर के अंदर लिसनर्स को लिसन करेगा और इस टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। इस टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड करने के बाद हमारा टारगेट ग्रुप क्या करता है? सोर्स आईपी, राइट, एंड सोर्स पॉइंट की इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेता है, ठीक है, कि इस चीज को पता करने के लिए कि इस सोर्स से ट्रैफिक आई है, ठीक है। तो हमारा टारगेट ग्रुप क्या करेगा? पहली वाली मशीन को ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अपने लैपटॉप से दोबारा हिट करता हूं। अब दोबारा जब मैंने हिट किया तो फिर लोड बैलेंसर के लिसनर के पास आया और लिसनर के बाद वो फॉरवर्ड करता है टारगेट ग्रुप को। टारगेट ग्रुप बोलता है अच्छा 2 सेकंड पहले तो इसी सोर्स आईपी से हिटिंग आई थी, ठीक है। वो ये रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करता है, बट वो क्या करेगा? अपना लोड बैलेंसिंग का फंडामेंटल को भी फॉलो करता है,
उसका फंडामेंटल क्या है, राउंड रॉबिन में करना। तो अब वो क्या करेगा, पहली वाली ट्रैफिक फर्स्ट मशीन को दिया था, तो अब मेरी सेकंड वाली ट्रैफिक फर्स्ट मशीन को नहीं देगा, वो सेकंड मशीन को देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तीसरी बार फिर हिट करूं तो तीसरी वाली मशीन को देगा, चौथी बार फिर हिट करूं तो चौथी वाली मशीन को देगा, राइट। बट मैं एज अ एडब्ल्यूएस कंसल्टेंट हूं, मैं एज अ एडब्ल्यूएस एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं चाहता हूं कि अगर पर्टिकुलर सोर्स से कोई हिटिंग आ रही हो, राइट, और बिटवीन इतने टाइम पीरियड के बीच में आ रही हो, तो मैं चाहता हूं एक ही सर्वर के साथ उसका सेशन बने, मल्टीपल सर्वर के साथ मैं नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो मैं यहां पे टाइम पीरियड डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, और स्टिकीनेस का जो टाइम पीरियड होता है मैं आपको लिख देता हूं। मिनिमम होता है यहां पर 1 सेकेंड और मैक्सिमम होता है यहाँ पर डे में होता है 7 डे। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों, 7 डे। ठीक है, तो आप यहाँ पर टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हो स्टिकीनेस को इनेबल करके, कि अगर यूजर कोई कस्टमर की ट्रैफिक या किसी सोर्स पॉइंट से कंटिन्यूसली 1 मिनट तक अगर वो कंटिन्यूसली हिट करता रहे, तो एक ही इस ग्रुप के एक ही सर्वर के साथ उसका सेशन बने, मल्टीपल के साथ सेशन मुझे नहीं बनाना। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में डिफाइन करके चलूँगा 45 सेकेंड, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो अगर मैं स्टिकीनेस को इनेबल करके 45 सेकेंड डिफाइन कर दूंगा, तो उससे क्या होगा पता है, इस सोर्स से अगर 45 सेकेंड के बीच में कितनी भी हिटिंग आ जाए, एक ही सर्वर के साथ उसका सेशन होगा, दूसरे सर्वर के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर वो 45 सेकंड के बाद हिट करता है तब वो दूसरे सर्वर की तरफ मूव होगा। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है वो समझाता हूं दोस्तों। ऐसा करने से आप DDoS अटैक से बच सकते हो। ठीक है, क्योंकि DDoS अटैक बोले या DOS अटैक बोले, जब वो DDoS अटैक या DOS अटैक होती है तो एक सर्वर से मल्टीपल कंटिन्यूसली ट्रैफिक जनरेट होती है, तो आप उसको यहाँ पर रोक सकते हो, राइट। आपका एक ही मशीन क्रैश होगा, दूसरी मशीन नहीं जाएगी। ठीक है, आगे और भी फंडामेंटल हैं DDoS अटैक से बचने के लिए, जो मैं आगे बताऊंगा। तो मेरी बात समझ में आ गई, आप DDoS अटैक से थोड़ा बच सकते हो। अगर कोई सोर्स पॉइंट से DDoS अटैक आ रहा है तो आपका एक ही सर्वर जाएगा, बाकी सर्वर बचे रहेंगे अगर आपने स्टिकीनेस को इनेबल किया, राइट। समझ में आ गया, क्योंकि DDoS अटैक जो होता है वो कुछ टाइम पीरियड में ही होता है। जैसे 10 सेकंड में ही 2000 ट्रैफिक भेज देता है लोग, राइट। 20 सेकंड में 2000 ट्रैफिक, हमने यहाँ पे 45 सेकंड, अगर वो 45 सेकंड में 2000 ट्रैफिक भेजता है तो हमारा एक ही सर्वर क्रैश होगा, बाकी बचे रहेंगे। इस टर्म्स में थोड़ा सा डाउट होगा तो टेंशन मत लेना, आगे आके मैं बताऊंगा वेब फायरवॉल में हम DDoS अटैक से कैसे प्रोटेक्शन लगाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हमारे लोड बैलेंसर में एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, कनेक्शन ड्रेनिंग का। ठीक है, कनेक्शन ड्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये कनेक्शन ड्रेनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं लिख दूं कनेक्शन ड्रेनिंग का जो बाय डिफॉल्ट टाइम होता है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। डिफॉल्ट टाइम होता है 300 सेकेंड, राइट। अब बताता हूं, देखो, मान लो मैं अपने लैपटॉप से software.example.com हिट करता हूं, हमारा लोड बैलेंसर पे आता है। लोड बैलेंसर के अंदर लिसनर लिसन करता है और लिसन करके सॉफ्टवेयर ग्रुप को फॉरवर्ड कर दिया, राइट। अब सॉफ्टवेयर ग्रुप को फॉरवर्ड करने के बाद ये ग्रुप क्या करता है, पहली वाली मशीन को सेंड कर देता है और पहली वाली मशीन रिस्पॉन्स दे रही है। मान लो मैं यहाँ पे लॉग इन करके काम कर रहा हूँ और इस ग्रुप के अंदर पहली वाली मशीन मुझे रिस्पॉन्स दे रही है, और अगर पीछे से कोई AWS का एडमिनिस्ट्रेटर आए और इस मशीन को डीरजिस्टर्ड कर देता है फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस या बाय मिस्टेक, राइट, वो क्या करता है, इस ग्रुप के अंदर जाके इस मशीन को डीरजिस्टर्ड कर देता है, तो क्या होगा मेरे साथ, कनेक्शन मेरा ब्रेक हो जाएगा, राइट। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट वहीं पे रुक जाएगी। बट AWS हमें एक नया फीचर लॉन्च करके दिया है, कनेक्शन ट्रेनिंग, और बाय डिफॉल्ट कनेक्शन ट्रेनिंग को ये इनेबल करके रखते हैं। उसका टाइम पीरियड होता है 300 सेकेंड। इसका फायदा ये है दोस्तों कि अगर पीछे से कोई AWS का एडमिनिस्ट्रेटर आकर मशीन को डीरजिस्टर करता भी है तो मशीन तुरंत डीरजिस्टर नहीं होगी, वो कनेक्शन ड्रेनिंग मोड, वो ड्रेनिंग मोड में आ जाएगा। 300 सेकेंड तक वो ड्रेनिंग मोड में रहेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मेरा सेशन क्लोज नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग सेशन होगा वो चलता रहेगा 300 सेकेंड तक। ठीक है, कोई नई ट्रैफिक आना बंद हो जाएगी उसके पास।
तो 300 सेकंड बहुत होता है दोस्तों, अगर मैं उसमें कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँगा तो। ठीक है, 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो लोड बैलेंसर होता है दोस्तों, वो क्या करता है, हमारा जो यहाँ पर लोड बैलेंसर होता है वो लॉग्स मेंटेन करता है, राइट। S3 पे लॉग्स रखता है। लॉग्स बोले तो बाहर से कितने लोग हिट कर रहे हैं लोड बैलेंसर पे, उन सब का लॉग्स मेंटेन करता है, राइट। S3 के अंदर कहाँ से सोर्स पॉइंट क्या है और किस टारगेट ग्रुप की तरफ फॉरवर्ड किया, वो पूरा का पूरा लॉग्स मेंटेन करता है। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब देखो, अभी तक हमारा कस्टमर हिट जो कर रहा है वो किसको हिट कर रहा है दोस्तों, http://aw software.example.com, राइट। हमारा कस्टमर अभी इसको हिट कर रहा है। लेकिन अगर हमारे कस्टमर को हम ये यूआरएल देते हैं http का, तो बोला जाए नॉट सिक्योर है, राइट। तो हर एक सिक्योर वेबसाइट किससे चलती है दोस्तों, https से। तो हम अपने वेबसाइट को यहाँ पर लोड बैलेंसर के नाम को हम https में कन्वर्ट कर सकते हैं .example.com, राइट। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको SSL सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अपने लोड बैलेंसर में। तो हम ये भी देखेंगे प्रैक्टिकल में SSL सर्टिफिकेट कैसे प्रोविजन करते हैं और अपने लोड बैलेंसर के साथ कैसे इसको अटैच करेंगे। तो जब आप अपना SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करके लोड बैलेंसर में अटैच कर दोगे तो आप https में आपका वेबसाइट लोड बैलेंसर पे ऑन स्टार्ट होना, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। तो ये हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, राइट। और थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आप दोस्तों आपको, आप अपने लोड बैलेंसर के आगे एक WAF फायरवॉल लगा सकते हो, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेब फायरवॉल बोलते हैं, राइट। WAF, वेब फायरवॉल। तो वेब फायरवॉल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने लोड बैलेंसर पे आप रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि अगर किसी सोर्स से इतने 5 सेकंड के बीच में 2000 रेटिंग आए तो उसको ब्लॉक कर देना, इस कंट्री से ट्रैफिक आए तो ब्लॉक कर देना, इस पर्टिकुलर सबनेट से ट्रैफिक आए तो ब्लॉक कर देना, इस डोमेन से ट्रैफिक आए तो ब्लॉक कर देना। ये सारा चीज़ आप वेब एक्सेस फायरवॉल पे बैठ के लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, AWS ने हमें दिया है। तो दोस्तों ये हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, राइट। इसकी लैब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप वेट कर लो, हम लैब करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल के साथ। चलो बाय बाय।